अमेंडमेंट जो एक्ट बना है ये एक काला कानून है जिसके खिलाफ, और मुझे अफसोस तब आता है जिसके खिलाफ हम लोग हैं, और सारे उलमा भी और इस देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हैं तैयार हैं। मगर अफसोस तब हुआ जब इस देश मैंने स्टेट की सीएम ममता बनर्जी साहिबा ने कहा कि वक़फ़ निये घूरा घूरी करबेन ना। यदि घूरा घूरी करबेन इनडायरेक्टली हमें धमकी दी गई है, यदि घूरा घूरी करबेन आमी सबथेके बड़ो शत्रु मैंने दुश्मन है। मोहतरम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं सरप्रस्त न्यूज़ लाइव। सरप्रस्त न्यूज़ लाइव में एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम इस्तकबाल। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस वक्त हमारी सरप्रस्त न्यूज़ लाइव की टीम आप पहुंची कॉन्वेंट लेन। क्यों पहुंची है, क्या वजूहत है, वो भी आपको बता। वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ यहाँ पे कांग्रेस की मीटिंग रखी गई है। आप लोग बैनर में देख सकते हैं वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल। और यहाँ पे सबीर आलम साहब की क़यादत में हो रही थी। आज के खुसूसी मेहमान के तौर पे बहुत सारे सीनियर डिग्निटरीज मौजूद थे, जैसे कि आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अशफाक अहमद जी यहाँ पे मौजूद थे, तो जी सुमन जी मौजूद थे। तो ऐसे सूरत हाल में डायरेक्ट हम लोग इस वक्त कॉन्वेंट लैंड से ये लाइव कवरेज, ये सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे आप हमारे बीच देख सकते हैं सुएज दास जी के मौजूदगी में शहदाब सिद्दीकी जी मौजूद थे, और आपने जैसे देखा अशफाक साहब मौजूद थे जो खुद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी थे। तो सामने में देख सकते हैं समीर आलम जी मौजूद। चलिए बिना एक भी सेकेंड वेस्ट किए हुए हम लोग डायरेक्ट पहले समीर आलम जी से बात करने की कोशिश करते जानने की कोशिश करते हैं आज के इस जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ये जो प्रोग्राम रखा गया है, क्या वजूहत है, क्या कारण है। चलिए सीधा बात करते हैं समीर आलम जी से। सर, सबसे पहले हमारे सरप्रस्त न्यूज़ लाइव में आपका खैर मकदम इस्तकबाल है, वेलकम है आपका। मैं सरप्रस्त और आपके सारे व्यूवर्स को दिल के गहराई से सलाम नमस्कार और सभी बोलता हूं, और आप भी बहुत अच्छी एंकर करते। शुक्रिया समीर साहब, सीधा मुद्दे पे आते हैं। आज की जो खास वजूहत क्या है, क्योंकि हमारे नाजरीन, हमारे ऑडियंस भी बहुत ही दिलचस्पी के साथ ये जानना चाह रहे हैं आखिर क्या रीज़न है आज की इस मीटिंग बुलाने का मेन अहम मकसद। देखिए, मकसद ये है कि जिस तरह कश्मीर में अटैक के बाद वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो बन गया है, जो पहले बिल एक्ट बन गया, उसको कहीं ना कहीं उसके बाद उलमाओं ने भी थोड़ा ये किया, क्योंकि इस देश के बहुत सारी बेटे और इस देश में शहादत हुई थी, तो उनका सबको बहुत गम है और रहेगा, हमेशा रहेगा, और उन जालिमों के खिलाफ हमारा हमेशा प्रोटेस्ट रहेगा। और उसके लिए ज़रूरत पड़ेगा हर तरह से हम लोग तैयार हैं उन जालिमों से लड़ने के लिए। मगर वक्फ अमेंडमेंट जो एक्ट बना है ये एक काला कानून है जिसके खिलाफ, और मुझे अफसोस तब आता है जिसके खिलाफ हम लोग हैं, और सारे उलमा भी और इस देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हैं तैयार हैं। मगर अफसोस तब हुआ जब इस देश मैंने स्टेट की सीएम ममता बनर्जी साहिबा ने कहा कि वक़फ़ निये घूरा घूरी करबेन ना। यदि घूरा घूरी करबेन इनडायरेक्टली हमें धमकी दी गई है, यदि घूरा घूरी करबेन आमी सबथेके बड़ो शत्रु मैंने दुश्मन है। आप हमारी दुश्मन नहीं है। आपको वोट देके बंगाल के लोगों ने सीएम बनाया, सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने बनाया। आप अपना आंदोलन के लिए आप यहाँ कर सकती हैं, या कोई भी बीजेपी अपना आंदोलन कर सकता है। आप अमित शाह को क्यों नहीं कहती दिल्ली में करो? आप मोदी जी को क्यों नहीं कहती दिल्ली में करो? आप शुभेंदु अधिकारी को क्यों नहीं कहती कि दिल्ली में करो? जब शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुसलमान एमएलए देर के उठे तुले फैले दो वो मार वो, आपका एक बयान नहीं आया। ये कैसी राजनीति? मेरा सवाल है ये उनसे। मैं अच्छा बुरा नहीं बोल रहा हूँ उनको, मैं सवाल कर रहा। मैं क्या ये सवाल नहीं पूछूँ कि आज 8,000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हो गए और 10,000 से ज़्यादा आरएसएस के शाखा क्यों खुल गई? ये सवाल मैं ममता बनर्जी से नहीं पूछूं तो किससे पूछूंगा? सीएम आप है। आखिर क्या बात है कि स्कूलें बंद हो रही है और आरएसएस के ऑफिस दफ्तर खुल रहे हैं? ये कौन करा रहा है? ये किसकी राजनीति चल रही है? ये सवाल है मेरा। इसका जवाब उनको देना चाहिए, टीएमसी के सभी नेताओं को देना चाहिए। और उन्होंने जब से कहा कि वक़फ़ निये घूरा घूरी करबेन ना दीदी, आमी वक़फ़ निये घूरा घूरी करबो, दरकार पड़ले आमाके जेले देबेन, दरकार पड़ले आपना जा इच्छा करबेन, আমি আমার মসজিদের জন্য, আমি আমার মাদ্রাসার জন্য, আমি আমার ওয়াকফের জন্য দরকার পড়লে জানও দিতে পারি। हम जान भी देने को तैयार हैं, मगर वक़फ़ ऐन को हम नहीं मानेंगे, और संविधान इसकी इजाज़त देती है। इसका मतलब आप हमें संविधान से अलग करने की बात कर रही है? जिस संविधान का शपथ लिया आपने तब सीएम बनी है, संविधान का शपथ लेके लोग अलग अलग पदों में आए, वो अगर कहे कि एकाने घूरा घूरी करबेन ना, क्या करबो ना? हमें क्यों नहीं करेंगे? हम वक़फ़ के लिए आवाज़ उठाना ये हमारा राइट है, जिससे हमें संविधान ने ये राइट दिया है, और इसको छीनने की ताकत किसी में नहीं है, चाहे वो सीएम हो या पीएम हो। हम किसी से डरने वाले नहीं है, संविधान ने ये इजाज़त दी है।
बिल्कुल इजाजत दिया है समीर साहब, और बिल्कुल आप अपनी बात रख सकते हैं। हर एक नागरिक को, हर एक इंडियन सिटीजन को राइट है अपनी अपनी बात रखने, राइट टू स्पीक। तो यहाँ पे आप भी एज ए इंडियन सिटीजन अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन सलीम साहब, आपको रोक के एक बात कहना चाहेंगे, इसका वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हमारी सीएम ने भी इसका ये मतलब इसका प्रोटेस्ट निकाला था, जब ह्यूज तादाद में जो आपने देखा था वक्फ के लिए। हाँ निकाला, मुझे नहीं पता बता रहा हूँ, वो गया था सर, आपका ये एस्प्लेनेड तक गया था और वक्फ के खिलाफ ममता बनर्जी ने निकाला था। मुझे ये पता है, वक्फ के खिलाफ जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया था, तब ममता बनर्जी ने सारे उलमाओं को बुला के कहा था कि हमें बोले दीजिए सब हो गए आर करा दरकार नहीं। ये मैंने देखा। आपने कौन सा रैली देखा मुझे तो नहीं पता। मैंने ममता बनर्जी का वक्फ के लिए कोई एक सिंगल रैली नहीं देखा। मैंने राहुल गांधी का AICC के अधिवेशन में मैं गया था, मैं AICC मेंबर हूँ। पार्टी का रेजोल्यूशन पास हुआ है कि हम वक्फ बिल के खिलाफ हैं। ये राहुल गांधी इस देश का अपोजिशन लीडर खुल के बोल रहा है, तो बाकी लोगों को तकलीफ क्यों? आप बाकी मैंने यहाँ पर, ये वही ममता बनर्जी है जिससे हम लोगों ने सीखा आंदोलन करना। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने वो आंदोलन करके यहाँ आई है। 21 दिन भूख हड़ताल में रही। उन्होंने कभी धरना दिया, कभी धमतल्ला जाम किया। 21 जुलाई जो मनाते हैं हम लोग, वो आंदोलन का हिस्सा था ना। उस वक्त CPM ने आपको कहा था दिल्ली चले जाओ। ये कैसी बात है? जब आप CM नहीं थी तब आप आंदोलन कर सकती है। आप CM है तो आप कोई आंदोलन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आंदोलन हमारा राइट है और इसको छीनने बिल्कुल राइट है समीर साहब, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। समीर साहब, आपको रोक के एक सवाल, अभी आपने कहा कि शुभेंदु अधिकारी, ये क्यों नहीं शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कहती है, क्यों नहीं BJP के खिलाफ? बट समीर साहब, जैसे कि ज़्यादातर जो TMC के जो मीटिंग में देखा जाता है, तो सीधा उनका निशाना रहता है BJP पे, कभी अमित शाह, कभी मोदी। तो ऐसा हम लोग सुनते हैं हमेशा BJP के खिलाफ। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए हम लोग, हाँ, वो क्यों करती है? देखिए, जब कानून, जब उनके ऊपर एक संवैधानिक पद पे, सर देखिए हम लोग मीडिया है, हम लोग हर तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। लीजिए सर, बंगाल का अपोजिशन लीडर जो संवैधानिक पद में रह के वो एक MLA को मारने की बात करता है, और उस पर ममता बनर्जी एक केस नहीं करती। अगर कोई एक प्रोफेसर जब कोई बोलता है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। या ममता बनर्जी के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा, या कोई भी उल्टा पुल्टा अगर फेसबुक में लिख दिया जाए उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और उन्हीं के MLA के बारे में बोला जा रहा है कि मारेंगे। क्या आपका फर्ज नहीं बनता? क्या आपका फर्ज ये जवाबदेही नहीं है कि RSS के इतने शाखा क्यों खुल रहे हैं? कौन खुला रहा है? हुकूमत में आप है। 94 साल, आज 99 साल हो गया, 90 सालों में यहाँ पर शाखा नहीं खुल पाया। जहाँ से RSS जन्म ले रहा है वहाँ पर शाखा नहीं खुला। मैं सवाल कर, हो सकता है इसके बाद मुझे भी, मेरे भी कोई केस लग जाएगा, मुझे पता है। मुझे मैं भी जेल में डालने की साजिश की जाएगी, करिए, मगर मैं सच बोलूँगा, सच बोलूँगा, सच बोलूँगा। आपको भला लगे बुरा लगे, मैं ममता बनर्जी का दुश्मन नहीं। सबको तो दोस्त समझा था ना हम लोगों ने, तभी तो जोट किया था हम लोगों ने उनको CM। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की, मैं ममता बनर्जी का दुश्मन नहीं हूँ, उन्हें तो बिल्कुल, मगर जो संविधान के खिलाफ जाएगा मैं उसके खिलाफ बोलूँगा ना। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा मकसद उनको तकलीफ देना नहीं है। अरे मैंने उनसे सीखा है, ममता बनर्जी से आंदोलन करके यहाँ आया हूँ। मैं कभी उनको अपना आइडियल मानता था कि ममता बनर्जी आंदोलन करके हर प्रोटेस्ट में वो गरीबों के दुख दर्द में रहती थी। आखिर वो दर्द कहाँ चला गया? आप सिर्फ जवानी जमा कर, तो फिर मोदी जी भी सही हैं, तब 2 करोड़ रोजगार देंगे, उन्होंने भी कहा था। भाषण में तो बहुत करते हैं, अब भाषण में आप एक दूसरे को बहुत बोलते हैं, मगर असल वक्त जब आता है तब आप चुक जाते हैं। ये सवाल है मेरा। समीर साहब, एज अ न्यूज रिपोर्टर मुझे भी अधिकार है, हर तरह की क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं समीर साहब, क्योंकि आप AICC मेंबर है, साथ साथ आप स्पोक्स पर्सन है। बस एक तीखा सवाल सर ले लेते हैं, जो एकदम राइट कि सर आखिर चलिए मान लेते हैं CM अभी आपके हिसाब से काम नहीं कर रही है, मतलब TMC को, एक मिनट, तो मेरा क्वेश्चन सर, ये मेरा क्वेश्चन सुनिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ममता बनर्जी अगर ये नहीं रहती है CM, तो स्ट्रांग फेस अभी कौन है? मतलब उनके कोई स्ट्रांग चेहरा भी तो नहीं नजर आ रहा, आपके हिसाब से कौन है स्ट्रांग फेस? अच्छा एक बात बताइए, इस देश, ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, इस देश का 140 करोड़ लोग स्ट्रांग है, कोई इंडियन कमजोर नहीं है। आप किसी को भी, किसी भी हिंदुस्तानी को उठा के बैठा दीजिएगा, मुझे पता है, अरे देश तो दूर की बात, दुनिया चलाने की सलाहियत इस देश के लोगों में। आप किसी को कमजोर या किसी को ताकतवर मत समझिए, हर एक हिंदुस्तानी ताकतवर है, ये मेरा मानना है। अब किसी का मानना होगा, किसी का फेस वैल्यू है कि बहुत स्ट्रांग है, किसी के पास संगठन है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। ये वही
मैं कह रहा हूँ हम गांधी जी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को चाहने वाले, मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। जब 72 लोगों ने कांग्रेस पार्टी बनाया था तो अंग्रेज हंसते थे। क्यों? क्योंकि उनका सूरज कहीं नहीं डूबता था, इतना बड़ा साम्राज्य था, वो हंसते थे ये कांग्रेसी लोग हमें भगाएंगे। उन्हें अपने गुंडेगर्दी पे भरोसा था और गांधी जी को अपने गांधीगिरी पे भरोसा था। समीर साहब हमें चलिए, भी भरोसा है, संविधान पे भरोसा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ममता बहन जी का दुश्मन नहीं, मगर मैं ममता बहन जी से पूछना चाहूँगा, उनके नेताओं से पूछना चाहूँगा कि आपकी करनी और कथनी में फ़र्क क्यों है? आपने सिर्फ बंगाल का नहीं, मेरा भरोसा तोड़ा है। कभी आप हमारी आइडल हुआ करती थी, कभी हम आपको माना करते थे। आज क्यों आपसे सवाल पूछ रहे? आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत नहीं है क्या? आपको अपने आप से सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है? करोड़ों लोग आज जो जितनी टीचर लोग हैं रास्ते में दर दर भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, पुलिस उन्हें मार रही है, अरेस्ट कर रही है, हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके माँ बाप से आपने पूछा, जिनको पढ़ा लिखा के बड़ा किया था, उनके माँ बाप का ये अरमान था कि उसका बेटा का पुलिस मार के हाथ तोड़ दे। जो टीचर जो इस देश को बनाएंगे, आने वाले बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बनाए, आज उस पूरे टीचर को बातिल कर दिया गया। क्यों? उनका क्या गुनाह था? आपके मंत्री घूस खाए, आप लोगों ने घूस लिया, सजा आपको मिलनी चाहिए। ये 26,000 टीचरों को सजा क्यों? इसका जवाब कौन देगा? जब आरजीकल में रेप होता है, उसके अच्छा सीएम खुद है, पुलिस मंत्री खुद है, वो खुद रैली निकाल ली, किससे सवाल मांग रही, किससे सवाल पूछी? सरकार तो बंगाल में आपका है, तो क्या मैं सवाल नहीं पूछ सकता? सवाल तो बनता है और सवाल पूछूंगा। और कुछ बोलना? मैं यही कहूँगा कि बात इंसाफ की लोगों को बुरी लगती है, बात इंसाफ की लोगों को बुरी लगती है। सच कहता है समीर तो कलेजे पे छुरी लगती है। क्या बात है, क्या बात है। समीर साहब एक शॉर्ट में, क्योंकि वक्त के समय वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जिस तरीके से आप देख रहे हैं, कन्याश्री चाहे रूपश्री जो अभी चल रहा है, चाहे इवन हैंडीकैप लोग के लिए भी स्कीम निकला है, उन्हें भी पैसे मिल रहा है। और मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद जब हम लोग की टीम जब सर्वे की, ऐसा बात नहीं है, गरीबों तक इलाज जो आपको स्वास्थ्य साथी कार्ड, तो इस बारे में आप क्या, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए जिनका अकाउंट में 5 लाख रुपए है स्वास्थ्य साथी कार्ड, तो पूरा इलाज ऐसा भी नहीं है, बहुत किसी का हम लोग जाने हो रहा है, मतलब गरीबों के लिए भी काम हो रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मगर मैं बोल रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा आपको नॉलेज है इस बारे में, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ममता बनर्जी ने ये गलत किया। अच्छा स्कीम है, इसमें कोई शक नहीं, स्कीम अच्छा है, मगर लोगों तक पहुँचे तब। मैं अपनी वाइफ का 4 बार पोरो 7 जा चुका हूँ, और वो कन्याश्री जो है, वो क्या बोलते हैं, 1,000 जो मिलता है, हाँ, मैंने 4 बार फॉर्म भरा है और चारों बार रिजेक्ट हुआ। रूपाश्री 4 बार रिजेक्ट हुआ। मैं ये नहीं कह रहा किसी को नहीं मिल रहा, और मैं तो कहता हूँ 1000 नहीं, बाकी स्टेट वालों ने, कांग्रेस वालों ने 2000, 3000, 4000 देने लग गया। अब महंगाई बढ़ रही है, तो आपको भी समझना पड़ेगा कि जब महंगाई बढ़ रही है, 500 से 1000 किया आपने, इससे क्या होगा? आप नौकरी दीजिए ना, आप 1000 दे के 50,000 क्यों मार रहे हैं? आपको मैं एक छोटा सा 1 मिनट में एक बात बोल रहा हूँ, इसको समझ लीजिए, क्योंकि आम अल्फाज में कलकत्ता के लोगों के लिए एक बात बोल रहा हूँ। एक बंदा ट्रेन में चढ़ा, वो कलकत्ता आ रहा था, क्योंकि उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी। बेटी की शादी के लिए वो निकला कलकत्ता कि मैं जाऊंगा, जेवर गहना लूँगा और धूमधाम से अपनी बच्ची की शादी करूँगा। एक चोर उसके पीछे लग गया। सुन लीजिए इस कहानी को। एक चोर उसके पीछे लग गया और उसका पीछा करता करता वो सियालदा स्टेशन में उतरा, और जब बड़ा बाजार जा रहा था, उस चोर ने उसका काम तमाम कर दिया। उसके पॉकेट का 50,000 रुपया निकाल लिया। अब वो ज़ारों कतार रोने लग गया। वो बेटी का बाप ज़ारों कतार रो रहा है, वो परेशान है कि क्या हो गया, वहाँ रो रहा है। चोर दूर से देख रहा है। चोर दूर से देखने के बाद चोर आता है, चोर आके बोलता है, मेरे भाई क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? बोले भाई मैं पैसा लेके आया था 50,000 अपनी बेटी की शादी के लिए, मगर किसी ने चोरी कर लिया, मैं क्या करूं? बोले मत घबराइए, मैं हूं आपके लिए। 1,000 रुपया निकालता है वो चोर और उस बाप को देता है। अब सुनिए उस बाप का सोच, ए अल्लाह ये तो मेरे लिए फरिश्ता है, मगर वो कौन है? वो बेचारा क्या कह रहा है, ये तो फरिश्ता है, अल्लाह इसको सलामत रखे, मगर असल चोर वही है। अब उसके लिए दुआ कर रहा है। कौन कर रहा है? वो आदमी दुआ कर रहा है और बोल रहा है, ए अल्लाह इस मुसीबत में इसने मेरा साथ दिया, मगर वो कौन है? चोर है। उसी तरह सरकार में 1,000 रुपया दे के आप 50,000 की नौकरी हमसे छीनना चाहते हैं। ऐसे चोरों से
बचने की ज़रूरत है। सावधान, ये फरिश्ता बनने की कोशिश करेंगे, पहले पॉकेट आप मार रहे हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा इलेक्ट्रिक बंगाल में है, ये पॉकेट नहीं कट रहे। एक चीज़ बताइए जो सस्ता हो बंगाल में, या दीदी ने सस्ता के 1000 दे के इनके 1000 के नोट में चुंबक लगा हुआ है, आपके इसमें जाएगा और पूरा पैसा लेके आएगा। कांग्रेस 500 रुपये में दे रही है गैस सिलेंडर, दीदी क्यों नहीं दे रही है? कर्नाटका में मिल रहा है। 2000 रुपये औरतों को क्यों नहीं दे रही है? मैं उनका क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ। आपने जो मुझसे सवाल, बिल्कुल, you have the right to इसका जवाब दिया, और आपको पकड़ना है कि चोर कौन है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मगर वो जो मदद 1000 रुपये का कर रहा है, वो 49,000 रुपये आपके पॉकेट से चोरी कर रहा है। उस चोर को पकड़ने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत। कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? 1000 रुपये के बाकी चुना नहीं चलेगा। समीर साहब, एक एकदम लास्ट और अहम सवाल, सीधा हम लोग पीएम मुद्दे में आते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा अभी विटनेस के लास्ट इलेक्शन में, मैं बात कर रहा हूं पीएम इलेक्शन की, गली गली हर एक हम लोग इवन गाँव, छोटे छोटे गाँव में पद यात्रा करते करते, चाहे छोटे हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबके बीच हर एक गली जाते हुए देखा। एक नौजवान जो पद यात्रा करते हुए हर एक गली तक पहुंचा और सबके दिलों, लास्ट में सबके दिलों में बस गया। वो शख्स का नाम है राहुल गांधी। तो हमने देखा, और आज उससे तमाम, ना सिर्फ कोलकाता शहर में, ना सिर्फ मगरबी बंगाल, पूरे देश भर में छोटे बड़े हर कोई उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, और उन्होंने वो मेहनत, उनका रंग भी लाया। क्या रंग लाया? हमने पीएम इलेक्शन में विटनेस किया। जो उन लोग जो मतलब इस उम्मीद में थे कि हम लोग सिर्फ जी 400 पार, तो वो इस बार विटनेस किए कि डायरेक्ट आपने देखा, अगर चंद बाबू और नीतीश कुमार जी अगर वहाँ पीछे नहीं, मतलब पलटी नहीं मारते, तो ऑलरेडी सत्ता पे आ सकती थी सरकार कांग्रेस की। तो मैं बात करता हूँ राहुल गांधी, सीधा मुद्दे पर आ रहा हूँ। राहुल गांधी, क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी जी जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, क्या आने वाले इलेक्शन में उनको हम लोग देख सकते हैं एज ए पीएम? ये सवाल मैं राहुल गांधी के लिए एक शेर कहूंगा, और उसी में सारे सवाल का जवाब है आपका। सुन लीजिए, और जो लोग आपके व्यूअर सुन रहे हैं, खुदा करे कि सलामत रहे राहुल तेरी हिम्मत, खुदा करे कि सलामत रहे राहुल गांधी तेरी हिम्मत। ये चिराग कई आंधियों पे भारी है, कई आंधियों पे भारी है। जब इस देश के पिछड़ों की बात होती है तो वो आवाज़ उठाता है, जब इस देश के गरीबों की बात होती है तो वो आवाज़ उठाता है, जब वक़्फ़ बिल की बात होती है तब वो आवाज़ उठाता है, जब एनआरसी की बात होती है तब वो आवाज़ उठाता है, जब दलित को मारा जाता है तब वो आवाज़ उठाता है। हमें ऐसे ही तो नेता चाहिए था, हमें ऐसे ही तो चाहिए था। हम सत्ता में हो ना हो, मैं राहुल जी के लिए कह रहा हूँ, और मेरे नेता का जो स्लोगन है, सोच है कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलना, तो उनके लिए मैं कहूँगा, अगर मेरी बात राहुल जी तक पहुँच जाए तो वो शेर को संसद में ज़रूर कह दे कि ना नफ़रत की बात कर, ना नफ़रत की। मोदी जी को ज़रूर कहिएगा, राहुल गांधी जी, आपका एक सिपाही आपको कह रहा है कि ना नफ़रत की बात कर, ना अदावत की बात कर, ना नफ़रत की बात कर, ना अदावत की बात कर। हम अहले कांग्रेस वाले हैं, बस मोहब्बत की बात कर, बस मोहब्बत की बात कर, बस मोहब्बत। तो देखिए, इस वक्त हम लोग सीधा बात कर रहे थे एआईसीसी के मेंबर, साथ साथ स्पोर्ट्स पर्सन, हम लोग सीधा समीर आलम जी से बात कर रहे थे इस लाइव टेलीविजन। आज के इस खुसूसी मेहमान के तौर पे आपने अशफाक साहब को भी देखा, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, वो तशरीफ लाए थे एज अ खुसूसी मेहमान की तरह। तो चलिए, इसी तरह की सच्ची और पक्की खबरों के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरें, ज़मीन से जुड़ी हर खबरों के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ बने रहे, जुड़े रहे आपके अपने सरप्रस्त न्यूज़ लाइव के साथ, जिसका काम है आप लोगों तक ज़मीन से जुड़ी हर खबरें पहुंचाना। सच्चाई दिखाती है सरप्रस्त न्यूज़ लाइव, फेक न्यूज़ से आपको अवॉइड करती है। तो चलिए, फिलहाल के लिए सैयद ज़ीशान हसन को इजाज़त। कॉन्वेंट लेन से सैयद ज़ीशान हसन फॉर सरप्रस्त न्यूज़ लाइव। शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now